आशीष जी, जैसे कि हमने अभी एवी की भी शुरुआत की और ये वाकई दिल्ली देश की राजधानी है। शिक्षा के लिए तमाम लोग वैसे भी दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली के जो छात्र हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि शिक्षा कैसे सब तक पहुंचे और कैसे और बेहतर हो। लेकिन शुरुआत मैं यहाँ से करूँगी कि आपसे पहले जो सरकार सत्ता में थी उन्होंने शिक्षा को, उनका ये कहना था कि उन्होंने शिक्षा को चर्चा के केंद्र में लेकर आए और शिक्षा को प्राथमिकता दी। अब आप शिक्षा मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है आपको पूरा जो उन्होंने काम किया है वो देखने का मौका मिला होगा। तो क्या कुछ किया हुआ काम मिला है जिस पर आगे काम होगा? क्या अब आपका विश्लेषण है उस पूरे काम पर जिम्मेदारी संभालने के बाद? बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को और आपके इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी बच्चों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। अच्छा हुआ आपने अपनी बातचीत में ये कहा कि उन्होंने ऐसा क्लेम किया है, अन्यथा मुझे आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ता। कोई भी सरकार होगी वो बहुत बड़े बड़े क्लेम करती है, कोई भी सरकार टॉम टॉमिंग करती है अपनी मुद्दों का। इसका जवाब देने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार ने इस बात को कन्विक्शन के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में तय किया है कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, ये हम बोलना बंद कर देंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैसे इसमें बदलाव लाएंगे, हम कैसे चीज़ों को बदलेंगे, हम इस पर बात करेंगे। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे इस प्रतिबद्धता को तोड़ना पड़ेगा। उस पर भी आएंगे, वो अगला प्रश्न होगा, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आपको मिला क्या? मैं दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के घर से 400 मीटर दूर प्रीतमपुरा में, उनके घर से ठीक 400 मीटर से भी कम दूरी पर एक स्कूल में गया। 2018 में वहाँ पर स्विमिंग पूल सैंक्शन हुआ था और आज 2025 तक पूरा होने की राह देख रहा है। मुझे आधा अधूरा स्विमिंग पूल मिला। शिक्षा क्रांति के तथाकथित स्वघोषित जनक मनीष सिसोदिया जी के विधानसभा में मैं गया, पड़पड़गंज में। इसी तरह के आधे अधूरे खेल की व्यवस्था जिसको दिखाकर चुनाव में बहुत प्रचार किया गया, कमरों के नाम पर बाथरूमों की गिनती किए गए स्कूल। आपको मालूम है, मैं आप सब बच्चों को भी बताना चाहता हूं, पिछली सरकार जब ये क्लेम करती थी कि हमने फला 10,000 20,000 कमरे बना दिए, तो उनके कमरों की गिनती में बाथरूम, स्टोर और जो लैब के लिए छोटा सी जगह बनती थी वो भी शामिल होती थी। जितने बाथरूम, गार्ड का कमरा, वो सब कमरों में क्लासरूम्स में गिनती किए जाते थे। नए स्कूल बने, सेमी पक्का स्ट्रक्चर में बने, और आपने अपनी कॉपी में पढ़ाई के बारे में तो कहा ही है। दिल्ली बाट देख रही है कि कब यहां से टॉपर निकलेंगे, मगर देखिए कितना रिवर्स हो गया। यहां पे बहुत सारी, शायद आप सब शिक्षिकाएं होंगी, आप में से बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, आपके पेरेंट्स भी पढ़े होंगे। क्या दिल्ली में सरकारी स्कूल से इन 10 सालों से पहले क्या सरकारी स्कूल से आईआईटी में लोग नहीं जाते थे? क्या डॉक्टर नहीं बनते थे? क्या लोग आईएफएस नहीं बनते थे? बनते थे। मगर फर्क ये था, तब पढ़ाई पर काम होता था, तब पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए काम होता था। पिछले 10 सालों में कैसे इकोसिस्टम खड़ा किया जाए, कैसे विदेशी अखबारों में आर्टिकल छपवाकर वाहवाही बटोरी जाए, इस पर काम हुआ है। मतलब सिर्फ मार्केटिंग हुई, वो जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा हुई वो काम के आधार पर नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। और आप देखिए, अगर हमारे यहां काम हो रहा होता, अगर हमारे यहां दिल्ली में शिक्षा में काम हुआ होता, 1993 से 1998, 1993 से 1998 के बीच में बीजेपी की सरकार थी और 27 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी। इन 27 सालों में 1070 सरकारी स्कूल हैं दिल्ली में और 1677 प्राइवेट स्कूल हैं। ये सुमेरा जी डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर आपने सरकारी स्कूल लगातार अच्छे करते जाते तो प्राइवेट स्कूल में लोग जाते क्यों?
क्यों जाते प्राइवेट स्कूल में लोग? क्योंकि आपने सरकारी स्कूल अच्छे किए नहीं, इसलिए सरकारी स्कूलों की गिनती गिरती चली गई, प्राइवेट स्कूल बनते चले गए। दिल्ली में लोगों के पास साधन आते गए, बच्चों के माता पिता के पास पैसे आते गए, और हर माता पिता ये चाहता है जो मुझे मिला मुझसे बेहतर बच्चे को मिले। इसलिए बेहतर से बेहतर जिसका नाम है मार्केटिंग के आधार पर प्राइवेट स्कूल का, उसमें दाखिले के लिए होड़ लगने लग गई, मनमानी फीस बढ़ने लग गई, मनमानी डोनेशन मांगी जाने लग गई। अगर हमने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए होते तो ये नौबत नहीं तो ये नौबत क्यों आती? लेकिन जब आप फीस बढ़ोतरी की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, और ये तो अभी पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने देखा भी। आप एक बिल लेकर आए हैं जिसकी बहुत चर्चा है कि उसमें बहुत से प्रावधान होंगे जिससे ये जो फीस बढ़ोतरी है इस पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन अभी तो वो आया नहीं है। और अभी वो तमाम मुद्दे सामने आए, सरकार ने कदम उठाया, उसके बावजूद बच्चों को नाम काट दिए गए, लाइब्रेरी में बिठाया गया, मनमानी तो जारी है, कैसे रुकेगी? देखिए, ये एक लगातार चलने वाला मामला है पिछले लगभग 25-30 सालों से। आज मैं उस स्टेज से बाहर आ चुका हूँ, मेरे बच्चे स्कूल एजुकेशन पढ़ के कॉलेज वॉलेज पास कर चुके हैं। हम भी फीस बढ़ने की, हम भी स्कूल ज़बरदस्ती कहता था ये बुक्स यहीं से खरीदनी है, फलानी दुकान से जाके यूनिफॉर्म खरीदनी है, हम भी देखते थे। ये लगातार चलता है, सब लोग, सबके माता पिता जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं सबके साथ है। जो सरकारी, अगर यहाँ सरकारी स्कूल की अध्यापिका हैं, इनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे, ये भी इसी को झेलते हैं। ये लगातार 1973 का 1973 का स्कूल एक्ट जो है वो कम है। 1973 में बित्ते बराबर दिल्ली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट एक ब्लैक बोर्ड पर पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट लग जाता था। पूरा सीबीएसई का दिल्ली बोर्ड का रिजल्ट अखबार में गजट छपता था कि इस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। और आज दिल्ली बहुत बढ़ गई है, ये एक्ट कम पड़ रहा है। लगातार ये था। हमने इसको समझते हुए हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में जो कन्विक्शन है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो हमारी डायरेक्शन है वो पीपल फ्रेंडली है। हम मानते हैं 27 सालों में सरकारों ने जो काम करना चाहिए था शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का वो नहीं किया, इसलिए पब्लिक स्कूल खड़े हुए, इसलिए प्राइवेट स्कूल खड़े हुए। यहाँ पर अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए जो माता पिता बच्चों को भेजते हैं, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए जो एक्सटॉर्शन उनसे की जाती है, हम उन पब्लिक के, उस जनता के हितों की रक्षा के लिए खड़े होंगे। इसलिए एक कठोर कानून दिल्ली स्कूल ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन ऑफ स्कूल एक्ट हम लेकर आए हैं, जिससे माता पिता के हितों की रक्षा, जो एस्पिरेशनल दिल्ली में, एस्पिरेशनल भारत की एस्पिरेशनल राजधानी में अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, उनके हितों की रक्षा हो, गरीब माता पिता के हितों की रक्षा हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में माफिया आ गया है, शिक्षा माफिया दिल्ली में वापस आ गया है पिछले 3 महीने के दौरान। ये बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो अपनी रिलेवेंस तलाश रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी से क्या उम्मीद करती हैं? आपका ये सवाल ही बेमानी है। ये सब बच्चे भी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी हमारी सरकार के विरोधी हैं। वो कभी भी बताओ, वो कभी भी हमारी तारीफ करेंगे? हमारा विरोधी जो हमसे चुनाव हार के गया है, वो क्यों हमारी तारीफ करेगा? वो तो हमारी निंदा ही करेगा। उसका काम है, उसका दायित्व है ये, तो वो हमारे बारे में क्यों बोलेगा? 2020 से उनकी नाक के नीचे डीपीएस में इस प्रकार की प्रताड़ना पेरेंट्स को हो रही थी, क्यों नहीं रोक पाए? वे लोग इस तरह का एक्ट लाना चाहते थे, 10% पर वर्ष पर ईयर बढ़ाने का गारंटी इनको देना चाहते थे, मगर अंडर द टेबल सेटलमेंट नहीं बनी, इसलिए लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए हम लेकर आए हैं। हमारा मानना है ये जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, इनके माता पिता के गाढ़े खून पसीने की कमाई का, इनकी एस्पिरेशंस का, उनकी अपेक्षाओं के साथ हम पूरा करेंगे। पहले उनके पैसे की सुरक्षा, उनके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा, और आने वाले 1-2 साल में हम दिल्ली में ऐसे सरकारी स्कूल बनाएंगे
कि आपके पास लोग आएंगे और आप हमें पैरवी करेंगी कि दिल्ली सरकार के फलाने फलाने स्कूल में हमारा सरकारी दाखला स्कूल है। में हम तो अपने बच्चों को भी भेज देंगे, लेकिन आशीष जी, हाँ, ऐसे स्कूल बिल्कुल बनाने वाले हैं भेजना चाहिए। हम हमारी कन्विक्शन है अगले 3-4 महीने में 75 सीएम श्री स्कूल, जिसके हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम होगा, जिसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग की, जिसमें एनईपी की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, एआई की, रोबोटिक्स की पढ़ाई, उस एआई के माध्यम से स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स को गेज करने के तरीके, जहां साइंस ऑफ लिविंग की पढ़ाई कराई जाएगी। साइंस ऑफ लिविंग यानी छोटे छोटे बच्चों के एंग्जाइटी को कंट्रोल करना, उनके इमोशंस को कंट्रोल करना। आप और हम विदेश से आते हैं तो इंग्लैंड से आने के बाद गाड़ी बिल्कुल ऐसे लगाते हैं, बिल्कुल टच ना कर जाए कहीं, 4 दिन तक बड़े सधे सधे रहते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं, देखो ट्रैफिक जा रहा होता है, बस आगे चल रही है तो उसके आगे साइकिल चल रही है तो पीछे बस चलती रहती है, नो वन हॉन्क्स। इन बच्चों को क्लास में कौन पढ़ाएगा? ये सिविक सेंस है, साइंस ऑफ लिविंग पढ़ाई जाएगी और धीरे धीरे दिल्ली की हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम होगा। एआई बेस्ड लर्निंग आउटकम्स को गेज करने वाला, टीचर्स की रेपिटेटिव कामों को खत्म करने वाले स्कूल होंगे। रोज अटेंडेंस टीचर को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोज उसको बैठकर पेपर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई के मॉड्यूल्स के आधार पर पढ़ाई कराएंगे, जिससे टीचर जानेगी ये सिविक्स में ये बच्चा कमजोर है तो सिविक्स में पार्लियामेंट वाला इसको टॉपिक कमजोर है तो अगली बार उसके लिए जो प्रश्न पत्र बनेगा उसी आधार पर बनेगा। यहां तक की सोच के साथ दिल्ली में सीएम श्री स्कूल हम बहुत जल्दी जनता को समर्पित करने वाले हैं। आपने बताया कि सीएम श्री स्कूल आप शुरू करने वाले हैं, और क्या क्या कुछ 5 बड़ी बातें या जो बड़े आपके एजेंडा जो फौरन आपने सेट आउट किए हैं अपने लिए, क्योंकि ये तो लंबी एक प्रक्रिया होगी, तो क्या हम देखेंगे जो जल्द ही हम बदलाव दिखेगा कि हमें? देखिए, लंबी प्रक्रिया तो नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिसकी घोषणा करती हैं उसका उद्घाटन भी करती हैं, इसलिए बहुत जल्द सीएम श्री स्कूल धरातल पर दिल्ली के बच्चों को हम समर्पित करेंगे। फी बिल को, क्योंकि देश में जो घटनाक्रम घटा उसके कारण हम विधानसभा में नहीं ले जा पाए, बहुत जल्दी उसको कानून बनाकर बच्चों के हितों की रक्षा करेंगे। बच्चों में अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए नीव प्रोग्राम, न्यू ईरा इन एम्प्लॉयबिलिटी विजन, जहां पर बच्चों के एंटरप्रेन्योर स्किल्स को बढ़ाने के लिए, जहां उनके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए ऐसे मॉड्यूल्स को हम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में लेकर आने वाले हैं। मैंने आपको बताया साइंस ऑफ लिविंग हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसमें हम पहली क्लास से इन सब चीज़ों को इनकलकेट करने की बात करने वाले हैं। श्री अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब्स, जिसमें बच्चों को केवल इंग्लिश और हिंदी में अपग्रेड करने के लिए नहीं, 4-5 अलग अलग विदेशी भाषाओं में उनके स्किल्स को अपग्रेड करने का काम हमारी सरकार करने वाली है। और वो स्किल्स सिर्फ इसलिए अपग्रेड नहीं होंगे कि उनको फ्रेंच में या स्पेनिश में बात करना सिखाएंगे, वो यहाँ तक अपग्रेड किए जाएंगे एनएसडीसी के साथ समावेश करके कि मान लीजिए कल को फ्रांस में जाके कोई बच्चा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो उसकी भाषा में किस प्रकार की उसके अंदर कला, उस भाषा का ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए। कोई वहाँ जाकर हेल्थ सर्विसेज में काम करना चाहता है, यहाँ तक की ट्रेनिंग स्वर्गीय अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब्स में हम देने की योजना लेकर बच्चों के पास आ रहे हैं। भाषा की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज लैब्स की बात कर रहे हैं। एनईपी, प्रधानमंत्री का एक सपना वो भी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तेज़ी से लागू किया जाए, पूरी तरह से दिल्ली में लागू नहीं हो पाई है, और जो भाषा है वो एक बड़ा विवाद का मुद्दा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, देश में कई राज्यों में। तो उसको किस तरह से पूरी तरह से लागू करेंगे और किस तरह से वो बदलेगी शिक्षा को? क्या उसकी वजह से बदलाव देख सकते हैं? एनईपी की हर वर्टिकल को हम लागू करेंगे। एनईपी में 2 स्थानीय भाषाओं के संदर्भ में बात है। हमारे यहाँ शायद भाषा का संदर्भ दिक्कत नहीं है, मगर हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भाषा के नाते, देखिए, गरीब माता पिता के बच्चे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आते हैं, उनकी अपेक्षा रहती है
कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करें, विश्व में कहीं भी जाकर पढ़ने के लिए उनमें आत्मविश्वास हो, देश में किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने का आत्मविश्वास उनमें निर्मित हो। उसमें भाषा के रूप में हिंदी और इंग्लिश दोनों का महत्व है, साथ ही कुछ विदेशी भाषाएं, और इसमें हम संस्कृत और अन्य जो स्थानीय भाषाएं हैं, कन्नड़, तमिल, ऐसी कुछ भाषाओं का भी समावेश हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ दिल्ली जिसमें पिछड़ रही है, पर आशीष जी, दिल्ली में तो फिर बहुत चुनौती हो जाएगी। दिल्ली में तो पूरे देश से लोग आके रहते हैं, फिर वो अगर अपनी स्थानीय भाषा भी पढ़ना चाहेंगे, हर स्कूल में कैसे टीचर का अरेंजमेंट होगा? इसलिए इन लैंग्वेज लैब्स में एआई का समावेश होगा। बहुत आगे जा चुकी है। कल ही मैं एक सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलप्ड CSRD का एक सेमिनार में था। एआई इन एजुकेशन का क्या रोल है, उसमें बहुत सारे वर्टिकल्स खुलते जा रहे हैं। एक समय जैसे कंप्यूटर चुनौती दिखता था, इस समय शिक्षकों को, शिक्षा देने वालों को और शिक्षा लेने वालों के लिए एआई एक चुनौती है। इस समय आप जानकर हैरान होंगी, जो ChatGPT 4.0 है, उसमें इतना डाटा अपलोड हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति उसे पढ़ना चाहे तो उसे 3000 साल लगेंगे पढ़ने के लिए, इतना डाटा है। हम स्मार्ट बोर्ड हम दे रहे हैं, तो स्मार्ट बोर्ड में टीचर को स्मार्ट बोर्ड बटन दबा के रब करने के लिए ही नहीं है, उसने अगर उसकी ट्रेनिंग इतनी दूर तक करानी पड़ेगी, उसकी स्किल सेट्स को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि अगर हिस्ट्री के सेशन में वो टीचर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता पढ़ाना चाहती है, तो उसके अंदर जाकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम बच्चों को दे सकें, स्टोरी टेलिंग जो NEP का एक बड़ा वो है। तो इन सब पर दिल्ली की सरकार काम कर रही है। हमारे जो हम 2000 क्लासरूम बनाने वाले हैं, एक तरफ से बहुत ये एक्चुअल क्लासरूम बनेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए, और वो देने के लिए टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी हम प्लान चला। क्योंकि सर, ये जो आपने मुद्दा उठाया बहुत अहम मुद्दा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन भी पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, और हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती है उतनी गति से क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? हमारे सरकारी स्कूलों की क्या वो स्थिति है? क्या हमने वो होमवर्क किया है कि जितने दिनों में हम ये बदलाव लाएंगे, कोई नया बदलाव आ जाएगा, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, वो नेक्स्ट लीप के लिए? देखिए, मैंने आपसे बताया कि हम AI एनेबल्ड CM श्री स्कूल बनाना चाहते हैं। जब हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, उसमें टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, AI का यूज़ होगा। जैसे मैंने पहले कहा, रेपिटेटिव कामों में टीचर निकल जाए, तो हमें ये सब तैयारी करनी पड़ेगी। पिछली सरकार ने तो ऐसा कोई कदम कभी आपने चर्चा में भी नहीं सुना। वो तो केवल 2 स्कूल, एक राउज एवेन्यू पे और एक दिल्ली सचिवालय के पास पड़पड़गंज में मनीष सिसोदिया की विधानसभा में दिखाया करते थे। उसके अलावा कभी इस प्रकार की करिकुलम में चेंजेस की और बाकी सब विषयों की बात ही नहीं हुई। वो सरकार तो केवल कुछ दीवारों में रंग बदल कर शिक्षा में बदलाव की बात करती थी। हम लोगों के सपनों में रंग बदलकर, उनके भविष्य में रंग बदलकर शिक्षा के बदलाव की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इन सब एंडेवर्स को करना चाहते हैं। तो ये जो CM श्री स्कूल है, कब तक हम देख सकते हैं कि कोई पहला स्कूल बहुत जल्द साल में? आप मानिए, प्रभु सब कुछ ठीक रखें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें बाबा महाकाल, तो अगले 4-5 महीने में CM श्री स्कूल दिल्ली की यथार्थ होंगे। ये तो बहुत जल्दी आप धरातल पर भी उतार देंगे जिस तरह से आप वादा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें और कट ऑफ्स की बात करें, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और चुनौतियाँ गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों के लिए, सरकार जिन स्कूलों को चलाती है उनके लिए बढ़ती जा रही हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमने अभी रेमेडियल क्लासेस का भी एक प्रावधान किया है। हम ही ने आकर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ CUET आदि की कोचिंग को निःशुल्क बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग देने की व्यवस्था की। उसको आगे और बड़ा पैमाने पर हम करने जा रहे हैं। और भारत की सरकार ने बच्चों के लिए इस दबाव से निकलने का रास्ता बना दिया है। देखिए,
इनमें से तो छोटी उम्र के बच्चे, इनमें से तो शायद किसी ने कैपिटेशन फीस पे दाखिला होता था, कभी सुना भी नहीं होगा। तो मेरे से बच्चों किसी ने सुना है कैपिटेशन फीस देनी पड़ती थी करोड़ों रुपए बेंगलोर में, नागपुर में, बेलगाम में? इन्होंने नीट देखा है, इन्होंने वो चीज ही नहीं देखी है। करोड़ों रुपए कैपिटेशन फीस देते थे, बड़े डॉक्टर का बच्चा ही वो दे पाता था, वही डॉक्टर बनता था, वही इंजीनियर बनता था। नीट का एग्जाम लाके मोदी जी ने इन बच्चों के भविष्य को एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो रहती थी वो हटाकर एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो या एस्ट्रोनॉट का बेटा हो, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी है। सिमिलरली अगर आपके पास मेरिट है तो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उन सबसे हटाकर बराबर के ऑप्शंस और उपलब्ध कराने का काम सीयूईटी ने किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले में। और पारदर्शी व्यवस्थाएं हम खड़ी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की अपनी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनको और बड़ा और पारदर्शी मैकेनिज्म उनमें डेवलप करने का, अभी तो हम 90, 95, 96, 97 दिन पुरानी सरकार है, थोड़े दिन में हम इसमें और बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन अब हालांकि ये बहुत, मैं नहीं इस पे विस्तार से चर्चा करना चाहूँगी, लेकिन नीट जैसी परीक्षाओं में भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे फिर बच्चों को बड़ी हताशा होती है, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है उनके करियर के लिए इस तरह की परीक्षाओं पर, और फिर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर बहुत हताशा। देखिए, कोई भी व्यवस्था, अब आप इतने बड़े वेन्यू पे ये कर रहे हैं, लाइट तो जा ही सकती है, इसका मतलब ये वेन्यू खराब है थोड़ी ना है। किसी भी व्यवस्था में कोई भी त्रुटि किसी भी समय एक्सीडेंटली आ सकती है, मगर उस व्यवस्था के पीछे भाव क्या है? हर बच्चे को बराबर का अवसर देने का भाव है। प्राइवेट कॉलेजेस की जो कैपिटेशन फीस लेकर दाखिला देने की व्यापार की प्रवृत्ति थी, उस पे लगाम लगाने का प्रवृत्ति उसके भाव है। इसलिए अगर कहीं त्रुटि हुई है तो सरकार उसमें सुधार भी करती है, कहीं कोई, और बार बार जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं वो सब चीज़ों को ओपन भी कर रही है। लेट अस नॉट टॉक अबाउट बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, आपने कुछ समय पहले भी उस एक्ट के बारे में बात की जो आप लाने वाले हैं, और जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि मजबूरी के तहत भी बहुत सारे पेरेंट्स के पास ऑप्शंस नहीं हैं तो वो प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। लेकिन बहुत चिंताजनक लगती हैं वो तस्वीरें, हमने TV9 भारतवर्ष पर भी दिखाई, तमाम और जगहों पर वो तस्वीरें देखने को मिली जहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में बाउंसर लगाकर बच्चों को रोका जाता है। इस तरह के कामों को तो रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए कि ये तस्वीरें ना देखने को मिले। देखिए, वो एक DPS द्वारका का एक चित्र था। वहाँ पर बहुत समय से 2020 से आंदोलन चल रहा है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए। DPS द्वारका का आंदोलन 2020 से पेरेंट्स चला रहे हैं। हम 2025 में सरकार में आए हैं। इन 90-92 दिन में हमने क्या किया DPS के लिए, मैं आपको बताता हूँ, और बाकियों के लिए हमने क्या किया। हमने सबसे पहले सभी स्कूलों में SDM के साथ एक कमेटी भेजी कि स्कूल के फाइनेंशियल्स अपने पास संकलित करो, जांच करो, ये कमा रहे हैं, लोगों के पैसे से अपना घर भर रहे हैं या शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। DPS में विशेष तौर पर जब हमें ये संज्ञान में आया कि कुछ बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, दिल्ली के इतिहास में पहली बार DM की नेतृत्व में एक कमेटी DPS में गई जिसने अपनी रिपोर्ट दी और DPS को फोर्स किया गया कि उन बच्चों को वहाँ भेजा जाए। DPS अपने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स के कारण ये सोचते हैं कि वो कानून को खेल सकते हैं। उन्होंने फिर कुछ बच्चों को वहाँ से हटाया। आपको हैरानी होगी, हमने दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नेतृत्व में, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस के नेतृत्व में हमने एक कमेटी बनाकर उनके रिकॉर्ड्स को चेक कराया, उनको हिदायत दी कि इन बच्चों को वापस बिठाएं। ये हमने वहाँ तक किया है। मगर जैसे दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लीगेसी के पहाड़ हमें मिले हैं, लीगेसी वेस्ट हमें मिला है, इसी तरह DPS जैसे कई और स्कूलों के साथ लीगेसी प्रॉब्लम्स हमें मिली हैं, जो पिछली सरकार
अपने राजनीतिक हितों के चल के अंडर द टेबल अपनी कंसिडरेशंस के चलते इनका निदान नहीं करती थी। नहीं तो 5 साल बहुत होते हैं साहब। आज वो कहते हैं माफिया आ गया, माफिया आ गया। अरविंद केजरीवाल जी की आंख पे पर्दा पड़ा हुआ था क्या? कभी उनका कोई नेता यहाँ आपके शो में आए तो पूछिएगा, उस समय जवान में दही जमी हुई थी जब 2020 से ये लोग यहाँ थे। मैंने पत्रकार वार्ता में 150 पेज क्लिपिंग्स दिखाई है 2020 से अब तक। सैकड़ों, अभी गूगल करिए डीपीएस आंदोलन के बारे में 500 चैनल्स की और यूट्यूबर्स की रिपोर्ट मिलेगी 2020 से अब तक। क्यों नहीं सुलटा पाए? आज उन्हें माफिया दिखता है, क्यों नहीं फीस का एक्ट ले आए? वो तो अपने आप को बड़े पुरोधा बताते हैं, क्रांतिकारी बताते हैं, क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि कानून बदलने की हिम्मत वही सरकार कर सकती है जिसके अंदर प्रामाणिकता से, कन्विक्शन के साथ ये दम हो कि हमें दिल्ली के बच्चों के और उनके माता पिता के हितों की रक्षा करनी है। हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों को और प्राइवेट स्कूलों को और सरकारी स्कूलों को लड़ाकर, इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बताकर दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था नहीं चल सकती। अगर सरकारी स्कूल अच्छे हुए होते तो ये बच्चे क्यों जाते प्राइवेट स्कूल में? इनके माता पिता क्यों भेजते इन्हें? हम 27 साल में लगातार सरकारें फेल हुई, तभी नए सरकारी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस मिलते रहे। आज उनको गाली देकर, दुश्मन की तरह पेंट कर कर आप पॉलिटिकल ब्राउनीज तो स्कोर कर सकते हैं, मगर इनके बच्चों के माता पिता को जवाब दीजिए। पिछले 10 सालों से, पिछले 25 सालों से हर वर्ष फोर्स किए जाते हैं कि जाओ उस स्कूल से, उस दुकान से ही लेनी पड़ेगी आपको यूनिफॉर्म, उस दुकान से ही लेनी पड़ेगी किताबें। आज से हो रहा है क्या? ये बताइए मुझे आप, सुमेरा जी। बिल्कुल बिल्कुल, लंबे समय लगातार हो रहा है। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी जो ये कहते हैं, क्यों नहीं मनीष सिसोदिया जो अपने आप को शिक्षा क्रांति का जनक, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ले लेकर लहराते हैं, उसमें बताए ना क्यों नहीं हुआ ये? हम उम्मीद करते हैं कि आप अब जो ला रहे हैं एक्ट, उसके तहत ये सब बंद होगा। लेकिन स्कूल के बाद कॉलेज की अगर बात करें तो आप तो खुद दिल्ली में इतने लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं और जुड़े रहे हैं दिल्ली की राजनीति से। आपकी पार्टी भी ये मांग करती रही है कि दिल्ली के छात्रों को दिल्ली के कॉलेज में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। क्या उस दिशा में भी कुछ और कदम उठाया जाएगा? हमारी पार्टी का ऐसा कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। दिल्ली के 85% से ज़्यादा बच्चों को आईपी यूनिवर्सिटी में मिलता ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिंस इट्स इंसेप्शन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और अब तो दिल्ली के बच्चों को भी CUET के माध्यम से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बराबर का अवसर है। इसलिए मैं बच्चों के बीच में ये विवाद में नहीं पड़ना चाहूँगा। हमारी पार्टी ने कभी ऑफिशियली ऐसा नहीं कहा। हाँ, दिल्ली के बच्चों के लिए जो हमारी दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ बनी है, दिल्ली के उन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे से अच्छे कोर्स हों और हमारा सामर्थ्य इतना बढ़े, इतने बच्चों को हम एजुकेट कर पाएँ। बिल्कुल सर, फीमेल स्टूडेंट्स की ख़ास तौर पर दिल्ली में सुरक्षा को लेकर कोई ख़ास एक रोड मैप है, या क्या उसको लेकर और कदम उठाए जा सकते हैं छात्रों की सुरक्षा को लेकर, और ख़ास तौर पर फीमेल स्टूडेंट्स की सुरक्षा? देखिए, हमारी सबसे पहली कोशिश तो ये है, सेल्फ डिफेंस जैसा एक जो एक्टिविटी है ना, अभी तक करिकुलर एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटी है, वो को करिकुलर एक्टिविटी ना बन के एक ऐसी एक्टिविटी बने जो आत्मविश्वास बढ़ाए। दूसरी बात, जो कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को निर्माण करने का हमारा प्रयास है जिनके माध्यम से स्कूल, स्थानीय पुलिस, स्थानीय बीट, स्थानीय होमगार्ड के काउंटर्स, उनके और स्कूल के बीच में एक लाइव कांटेक्ट बने। सभी स्कूल और बेहतर CCTV एनेबल्ड हों। स्कूल में जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी भी रिक्रूटमेंट दिल्ली सरकार L1 के आधार पर ना करके, मैं तो ये चाहता हूँ हम L1 के नहीं, QCBS, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ट्रेंड जो सपोर्ट स्टाफ, चाहे हमें एक्स सर्विसमैन को वहाँ लाना पड़े, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। और स्कूलों की जो हमारी बेटियां हमारे स्कूल में जाती हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम चिंतित हैं। ओवरऑल भी दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए हमने
डार्क स्पॉट्स की परिभाषा बदल दी है। पहले डार्क स्पॉट का मतलब ये था जहां लाइट नहीं है। अब हम मानते हैं डार्क स्पॉट वो है जहां लाइट भी नहीं है। वो भी डार्क स्पॉट है जहां अगले 500 मीटर 600 मीटर तक 1-1.25 मिनट तक 60 सेकंड तक 40 सेकंड तक सिग्नल भी नहीं है। फोन पे बात करते करते रात को बच्चा पुरुष भी आ रहा हो तो घर में महिलाएं भी घबराती हैं, अरे अचानक फोन कट गया तो पता चला 1 मिनट तक सिग्नल ही नहीं है, दोबारा सिग्नल आते आते, वो भी डार्क स्पॉट है। और वहां पर पुलिस की जो बीट बॉक्स है या पुलिस की पीसीआर वैन है वो भी दूर है। तो इन तीनों चीजों का समावेश करते हुए डार्क स्पॉट्स को परिभाषित करने का हमने काम किया है। इसके साथ साथ हम मोबाइल नेटवर्क्स को इन जगहों पर मोबाइल सिग्नल पहुंचाने के लिए उनके साथ संवाद में है कि दिल्ली में कोई हिस्सा इस प्रकार ना रहे। इन सब चीज़ों पर भी दिल्ली की सरकार ने बड़े पैमाने पर काम करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ जो दिल्ली के थाने हैं, जितने 200 से अधिक जो थाने हैं, उनमें आधी बीट ऑफिसर महिलाएं हों, महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी हों, इसके लिए भी, ताकि फर्स्ट रिएक्शन, क्विक रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट अगेन बाय द विमेन, उस पर रिस्पॉन्स बेहतर और ज़्यादा उन कंप्लेनेंट को आत्मविश्वास दे सके। ऐसे कुछ प्रयासों पे हम काम कर रहे हैं। एक गंभीर चुनौतीपूर्ण विषय है। हम इस पे आने वाले दिनों में गंभीर काम करके दिल्ली की बेटियों और बहनों को और माताओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।